नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। शरद पवार एक ऐसे शख्स हैं जो जब राजनीति में खोटे सिक्के के रूप में होते हैं तो भी चलते हैं, और अच्छा सिक्का तो उनका चलना लाजमी ही है। सियासत में जितने भी गुण और दोष होते हैं और जितनी भी चालें चली जाती हैं, सब चालों का, सब गुण दोष का अगर एक समुच्चय कहा जा सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ शरद पवार का नाम। सियासत में जिन चालों के नाते तोहमत ओढ़नी पड़ती है और जिन चालों के चलते श्रेय लेना पड़ता है, इन दोनों तरह की चालों के मास्टर माइंड हैं शरद पवार। आप ये भी कह सकते हैं कि शरद पवार ऐसी चालों के मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। उत्तर प्रदेश से भी उनकी सियासत का एक छोटा सा रिश्ता जुड़ता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने जब भी अपने चुनाव चिन्ह पर किसी को उतारा तो जमानत बचा पाना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन आज जिस तरह शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार को लेकर के राजनीतिक जंग लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह की एक लड़ाई उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत पहले लड़ी जा चुकी है। पर उस लड़ाई और इस लड़ाई में सिर्फ छोटा सा अंतर है। वहाँ चाचा ने शिकस्त मान ली थी, भतीजा जीत गया था। यहाँ कौन जीतेगा ये कहना अभी जल्दी होगी, क्योंकि ये लड़ाई मराठों की है। शरद पवार राजनीति की इस कहावत में यकीन करते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न अस्थाई दुश्मन होता है। इसीलिए उन्होंने सबके साथ छोटी या बड़ी पारियां जरूर खेली हैं। शरद पवार भारत के सबसे मजबूत, गहरी पैठ और बेहद लंबी रेस वाले राजनेताओं में से एक हैं। वह ऐसे नेता हैं जिनके सत्ता में नहीं होने पर भी उनके जन्मदिन की पार्टी में टॉप बिजनेस टाइकून, प्रमुख राजनेता, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, ढेरों मुख्यमंत्री और गांधी परिवार शामिल होता है। उनकी तारीफों के पुल बांधता है। शरद पवार ऐसी शख्सियत हैं जो भले ही पश्चिमी महाराष्ट्र तक सीमित हैं, लेकिन उनकी पहचान पूरे देश में है। उनकी बहुत बड़ी काबिलियत व्यक्तिगत समीकरण बनाने की है। चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, लालू यादव, नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि उनके लंबे समय से प्रतिद्वंदी बाल ठाकरे से भी उनके बेहतरीन रिश्ते रहे हैं। पवार भले ही फिल वक्त अपने भतीजे अजित पवार और पार्टी के कुछ लोगों से शिकस्त खाए हुए दिखते हों, लेकिन आप सोचिए, जिसने कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से हार नहीं मानी, वो इन छोटी छोटी बातों से पराजय कैसे स्वीकार कर लेगा। दरअसल शरद पवार जैसे गूढ़ भारतीय राजनेता कम ही हैं। मुंबई के राजनीतिक हलकों में कहा जाता है, पवार क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये तीनों पूरी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। एक रणनीतिक मराठा की तरह वो कुछ भी कर सकते हैं। पवार ने 1956 में पुणे में एक छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रवर नगर क्षेत्र में गोवा की स्वतंत्रता पर एक विरोध मार्च का आह्वान किया। 2 साल बाद वह युवा कांग्रेस में शामिल हो गए। 1962 में पुणे जिले के अध्यक्ष बने। अगले कुछ सालों में शरद पवार युवा कांग्रेस के भीतर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। शरद पवार के असली गुरु थे मुंबई राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान। उन्हीं के शिष्यत्व में शरद पवार ने मात्र 27 साल की उम्र में महाराष्ट्र के बारामती से सन 67 में विधायकी का चुनाव लड़ा, जीता। कांग्रेस से शरद पवार का रिश्ता अटूट कभी नहीं रहा। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निष्कासन के बाद कांग्रेस मुश्किलों में घिर गई तो पवार उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर गुट का हिस्सा बन गए। पवार ने आपातकाल के दौरान शंकर राव चौहान की सरकार में महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में पार्टी के एक बार फिर विभाजन के बाद कांग्रेस यू गुट के साथ चले गए। पवार ने वसंतदादा पाटिल सरकार में उद्योग और श्रम मंत्री के रूप में भी काम किया। जब कांग्रेस के दोनों गुट अलग अलग लड़े थे, तब भी पवार ने जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाई। 1978 में उन्होंने एक विद्रोही समूह का नेतृत्व किया। वसंतदादा पाटिल सरकार को सफलतापूर्वक गिरा दिया। जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। उस समय उनकी उम्र महज 37 साल थी। 1983 में पवार अपनी कांग्रेस सोशलिस्ट के अध्यक्ष बने।
अगले वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए। अंततः वह 1987 में फिर कांग्रेस आई में लौट आए। वह 2 बार 1988 और 1990 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1991 में माना जा रहा था कि पवार को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने पवार की जगह इस पद के लिए नरसिम्हा राव को चुना। उसी साल वे केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में नरसिम्हा राव सरकार में शामिल हुए। पवार ने 1993 तक यह विभाग संभाला। बाद में फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1995 के चुनाव में शिवसेना भाजपा गठबंधन द्वारा अपदस्थ किए जाने के बाद वे 1 वर्ष तक राज्य में विपक्ष के नेता रहे। 1996 में उन्होंने बारामती से फिर एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1999 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध करने के चलते एक बार फिर शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संगमा और पवार ने प्रतिक्रिया में राकपा की स्थापना की, लेकिन 1999 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा और शिवसेना भाजपा गठबंधन को शिकस्त दी। 2004 में पवार मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के तहत कृषि मंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी जीत मिलने के बाद उन्हें अपना पद खोना पड़ा। उनकी राकपा को भी महाराष्ट्र में शिकस्त झेलनी पड़ी। 2019 में एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल के बाद तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन सरकार के हिस्से के रूप में एनसीपी महाराष्ट्र में सत्ता में लौटी। शरद पवार को 2020 में राज्यसभा जाने का मौका मिला। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे के सफल विद्रोह के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार बनी, तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी को अपदस्थ होना पड़ा, जिसमें शिवसेना, राकपा और कांग्रेस पार्टी तीनों शामिल थे। अब ताज़ा मामला शरद पवार के सामने भतीजे अजित पवार से जंग का है। 1950-60 के दशक से सहकारिता मठाधीशों ने महाराष्ट्र की कृषि सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से राजनीतिक सत्ता चलाने के मॉडल को सिद्ध किया है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता यशवंतराव चौहान, वसंतदादा पाटिल और शंकर राव चौहान ये सभी कोऑपरेटिव राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दिग्गज थे। इस क्षेत्र पर मराठों का प्रभुत्व रहा है। पिछले 3 दशकों में शरद पवार इसके प्रतीक रहे हैं और सहकारिता आंदोलन, सहकारिता सियासत के बेताज बादशाह माने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति सहकारी बैंक और सहकारी चीनी मिलों के आसपास खड़ी की है। महाराष्ट्र के 150 से अधिक विधायकों का सहकारी क्षेत्र से किसी न किसी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। शरद पवार इस साम्राज्य के शीर्ष पर हैं। सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की टेढ़ी नज़र तो लगी, लेकिन शरद पवार पर आंच नहीं आई। शरद पवार के साम्राज्य में और शरद पवार के साम्राज्य पर कोई चोट नहीं पहुंची। शरद पवार को अपनी बगावतों का कभी अफसोस नहीं रहा, चाहे इंदिरा गांधी के खिलाफ हो, चाहे सोनिया गांधी के खिलाफ। शरद पवार की ज़िंदगी में सिर्फ एक अफसोस है, वो है तंबाकू खाने का। उन्हें इस बात का अफसोस है कि किसी ने उन्हें तंबाकू खाने से कभी भी रोका नहीं या मना नहीं किया। वह कहते हैं, काश किसी ने उन्हें तंबाकू और सुपारी के सेवन के खिलाफ चेतावनी दी होती। मुंह के कैंसर से बचे पवार ने कहा उन्हें एक सर्जरी करानी पड़ी, जिसमें दांत पूरी तरह से हटा दिए गए। वह अपना मुंह पूरा नहीं खोल सकते हैं, उन्हें निगलने और बोलने में कठिनाई होती है। 2004 में पवार को कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया था कि आपकी ज़िंदगी अब महज 6 महीने और शेष है। लेकिन पवार हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके गाल की सर्जरी करनी पड़ी। जब यूपीए सरकार में शरद पवार को कृषि मंत्री बनाया गया, तब वो कैंसर का इलाज कराने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करते रहे। अपने कार्यालय में उपस्थित होने और आगंतुकों से मिलने के बाद वो सीधे अपोलो अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए जाते थे। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखा है, जीवन में कुछ चीज़ें अचानक अप्रत्याशित रूप से घटित होती हैं, उन पर चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थितियों में अधिकांश लोग बस आगे बढ़ने की इच्छा खो देते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, चीज़ों को सहजता से लेना मेरा दूसरा स्वभाव है। जब शरद पवार कैंसर की बीमारी से उबरने की राह पे थे, तो उन्हें हृदय रोग ने तेजी से जकड़ लिया। उनका ऑपरेशन करना पड़ा और उनके हृदय में स्टंट लगाने पड़े। 2014 में घर में गिरने की वजह से उनके पेल्विक की हड्डी टूट गई। हालांकि आर्थोपेडिक सर्जरी के बाद वो 15 दिनों के भीतर बिना किसी सहारे के चलने लगे। मार्च 2021 में उनकी
पित्त नली में फंसी पथरी को निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। एक के बाद एक बीमारियों का सामना करने के बावजूद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जारी रखा। 2019 में उन्होंने एमवीए सरकार का निर्माण किया। संख्या बल के मामले में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद अपनी पार्टी एनसीपी को सत्ता में बनाए रखने में कामयाब रहे। अगर कोई बुढ़ापे में उनको इतने सक्रिय रहने के लिए उनकी तारीफ करता है तो शरद पवार नाराज हो जाते हैं, इसे अच्छा नहीं मानते हैं। पवार ने बार बार साबित किया है कि उम्र उनके लिए एक संख्या भर है। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं, मुझे चीजों का नेतृत्व करना पसंद है। शरद पवार का हाथ सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि खेलों में भी रहा है। उन्होंने विभिन्न खेल संगठनों के प्रमुख के रूप में काम किया, वहां की राजनीति को भी कंट्रोल किया। वह मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र कुश्ती संघ, महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन, महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 2005 से 2008 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी बने। इसके अलावा शरद पवार पुणे इंटरनेशनल मैराथन ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी को छोड़ दें तो आमतौर पर सफल राजनेताओं के साथ अपराधियों का नाम जुड़ ही जाता है या जोड़ ही दिया जाता है। इससे शरद पवार भी बचने में कामयाब नहीं हो सके हैं। 1992-93 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक ने एक बयान दिया था कि शरद पवार ने उन्हें पप्पू कालानी नाम के बड़े माफिया पर नरमी बरतने के लिए कहा था। बाद में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने भी इन्हीं आरोपों पर सहमति जताई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नाइक ने यह भी आरोप लगाया था कि कलानी और एक अन्य अपराधी हितेन ठाकुर को पवार के कहने पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था। शरद पवार पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रखने का भी आरोप गाहे बगाए चस्पा होता रहा है। बहुजन वंचित अघाड़ी बीबीए के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि शरद पवार के कारण दाऊद इब्राहिम को भारत नहीं लाया जा सका था। प्रकाश अंबेडकर ने दावा किया था कि जब दाऊद 1993 में आत्मसमर्पण करने को तैयार था तब तत्कालीन सीएम पवार कोई कार्रवाई करने में विफल रहे। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी शरद पवार के दाऊद के साथ रिश्तों की बात कई बार कही है। शरद पवार और अजित पवार चाचा भतीजे हैं। भतीजा अजित का व्यक्तित्व अपने चाचा से एकदम अलग है। शरद पवार की मित्रता व्यापक है। वो बहुत मिलनसार हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, मजबूत जमीनी पकड़ है। वहीं अजित जल्दी पारा खोने वाले, कम बोलने वाले, सख्त मिजाज और सीमित मित्रता वाले नेताओं में शुमार किए जाते हैं। भतीजे की महत्वाकांक्षा बहुत रही है, उनको सब कुछ पाने की हड़बड़ी भी है। इसी विरोधाभास में चाचा को भतीजे से झटका लगा। वैसे इसका अंदेशा शरद पवार को पहले से ही था। महाराष्ट्र की चाचा भतीजे की ये कहानी यूपी की राजनीति में पहले ही हो चुकी है। यूपी में लोगों ने देखा कि किस तरह प्रदेश के एक मजबूत राजनीतिक परिवार में भतीजे ने चाचा को क्लीन बोल्ड कर दिया। यहाँ पात्र रहे चाचा शिवपाल और भतीजे रहे अखिलेश यादव। राजनीति के मंझे खिलाड़ी शिवपाल यादव को पता ही नहीं चला कि उनके भतीजे अखिलेश यादव ने उनके पैरों तले से उनकी जमीन कब खिसका दी। महाराष्ट्र में शरद पवार को भतीजे की कारगुजारियों से पहले ही संकेत मिल गए थे। वह जान रहे थे कि खेल होने वाला है, लेकिन यूपी में चाचा को अपने साथ कुछ ऐसा होने का अंदेशा ही नहीं था, क्योंकि उन्हें भाई और भतीजे पर ज़्यादा ही भरोसा था। लेकिन खेल ऐसा बिगड़ा कि आज तक पूरी तरह बन नहीं पाया। बहरहाल कुल मिलाकर शरद पवार एक अथक साधन संपन्न नेता और एक चतुर राजनीतिक जोड़ तोड़ एक्सपर्ट हैं। वह राजनीति में इस कहावत को सही साबित करते हैं कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन नहीं होता। उनका मानना है कि राजनीति में सिर्फ हित अस्थायी होते हैं और इन्हीं हितों के लिए संघर्ष होते हैं। चाचा भतीजे का संघर्ष भी इन्हीं हितों के लिए है। देखना है अजित पवार चाचा को दिए गए इस शय को मात में बदल पाते हैं या चाचा फिर या शरद पवार फिर अपनी अजेय पारी साबित करने में कामयाब होते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।